हेलो दोस्तों। प्रेतनी के माया जाल पार्ट 2 में आपका स्वागत है। दयाराम अब भी टहल रहा था। उसने उत्सुकतावश शिला पर रखी टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डाली। पेड़ नींबू और बेर के मिले जुले आकार वाले फलों से लदा पड़ा था। ये गुदेदार मीठा फल था जो प्रसून भूख लगने पर अक्सर खा लिया करता था। कलियारी कुटी से 500 मीटर दूर एक ऐसा ही अन्य वृक्ष था जिस पर जामुन के समान लाल और बैंगनी रंग के चित्तेदार फल लगते थे। ये फल भी खाने में स्वादिष्ट थे, पर ये चमत्कार की तरह कलियारी गांव और अन्य गांव वालों से बचे हुए थे, क्योंकि पहाड़ी के नीचे का इलाका किसी प्रेत शक्ति ने बांध रखा था और कलियारी कुटी को किसी तपस्वी की आन लगी हुई थी। ऐसी हालत में सामान्य मनुष्य यदि इधर आने की कोशिश करता तो उसे डरावने मायावी अनुभव हो सकते थे, जैसे अचानक बड़े अजगर का दिखाई दे जाना, अचानक किसी हिंसक जंतु का प्रकट हो जाना, अचानक कोई रहस्यमयी आकृति का दिखाई देना। वर्जित क्षेत्र में कदम रखने वाले को तेज चक्कर आने लगता था, आदि जैसे कई प्रभाव हो सकते थे जिससे आदमी घबरा जाता और ऐसी जगहों पर आना छोड़ देता। और ये वास्तविकता अभी दयाराम भी नहीं जान पा रहा था कि वो प्रसून के होने से इतनी देर यहाँ टिक सका था, वरना शिकारी खुद ही शिकार हो जाना था। प्रेतों के लिए रिवॉल्वर का भला क्या महत्व था? अचानक दयाराम चौकन्ना उठा और प्रसून रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। उसने फुर्ती से रिवॉल्वर उठा लिया और सतर्कता से इधर उधर देखने लगा। प्रसून जानता था कि उसके रोंगटे खड़े हो चुके हैं और निकट ही वह किसी प्रेत की उपस्थिति महसूस कर रहा है, जिसका कि 4 साल के अनुभव में वह अभ्यस्त हो चुका था। वास्तव में उस वक्त वह वहाँ 2 प्रेत पहाड़ी के नीचे मौजूद थे जो प्रसून को स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक औरत अंगी थी जो शायद कुसुम थी, और दूसरा कोई अन्य पुरुष अंगी था। हालांकि प्रसून कवर्ड स्थिति में था, फिर भी वे ऊपर नहीं आ रहे थे। इसके 2 कारण थे। एक तो ऊपर वाला इलाका लगभग आन की क्षेत्र में आता था, जो तपस्वी की आन थी, जहाँ प्रेत क्या यक्ष, किन्नर, गंधर्व, डाकिनी, साकिनी जैसी शक्तियाँ भी घुसने से पहले 100 बार सोचती। दूसरे, प्रसून भले ही कवड़ उच्च स्तर के तांत्रिक साधक अपने को एक ऐसे अदृश्य कवच में बंद कर लेते हैं जिससे उनकी असलियत का पता नहीं चलता। ये कवड़ है। उच्च स्तर के महात्मा, साधु, संत प्रायः इस तरीके को अपनाते हैं जो किन्हीं अज्ञात कारणों बेहद आवश्यक होता है। तो ये कवड़ था, पर उस स्थिति में भी वे एक अनजाना भय महसूस कर रहे थे और उन्हें जैसे अज्ञात खतरे की बू आ रही थी। प्रसून दयाराम को और अधिक डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता था, इस तरह उसका कीमती समय नष्ट हो सकता था। अतः उसने उसकी निगाह बचाते हुए एक ढेला उठाया और फूंक मारकर प्रेतों की ओर उछाल दिया। उसे इसकी प्रतिक्रिया पहले ही पता थी। प्रेत अपने अंगों में जबरदस्त खुजली महसूस करते हुए तेजी से वहाँ से भागे। उनका अनुमान सही था, पहाड़ी पर उनके लिए खतरा मौजूद था और वे अब लौट कर आने वाले नहीं थे। कुछ ही देर में दयाराम सामान्य स्थिति में आ गया। वह फिर से पत्थर की शिला पर बैठ गया और बेचैनी से अपनी उंगलियां चटका रहा था। एक खुशहाली की खातिर, अपने बच्चों की सही परवरिश के खातिर उसने तीसरी बार शादी की और उस शादी ने उसके पूरे जीवन में आग लगा दी। पर वह कुछ भी तो नहीं कर सका। क्या करता बेचारा? फिर उसका ध्यान पुनः अपनी तरफ आकर्षित हुए प्रसून ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? बगिया में सोया हुआ दयाराम जैसे अचानक ही हड़बड़ा कर उठा। उसने कलाई घड़ी पर नज़र डाली तो 3 बजने वाले थे, यानी 2.5 घंटे। यह एक तरह से घोड़े बेचकर सोया था। उसे बेहद हैरत थी कि ऐसी चमत्कारी नींद अचानक उसे कैसे आ गई थी। वह तो महज आधा घंटे आराम करने के उद्देश्य से लेट गया था, मगर लेटते ही उसकी चेतना ऐसे लुप्त हुई मानो किसी नशे के कारण बेहोशी आई हो। पर वह नींद में भी नहीं था। जिनको ये कहानी यहाँ समझ में नहीं आ रही, वो पहला पार्ट जाके देखें। अपनी उसी अचेतन अवस्था में वह एक घनघोर भयानक जंगल में भागा चला जा रहा था। जंगल में रहस्यमयी पीला काला अंधकार छाया हुआ था। आसमान और उजाला कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। बस चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष थे और उन वृक्षों के बीच में छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। दयाराम को तब ऐसा लगा कि
जैसे कुछ अज्ञात लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं जो उसको मार डालना चाहते हैं। बस उन्हीं से बचने को वह भाग रहा था। अचानक भागते भागते भागने में ही वह एक पेड़ की झुकी डाल से टकराया और गिर पड़ा। बस इसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। उठने के तुरंत बाद ही उसने एक बेचैन दृष्टि कुसुम के तलाश में इधर उधर दौड़ाई। वह गुमसुम सी एक पेड़ के नीचे बैठी थी और एक टक कुएं की ओर देख रही थी, मानो औरत के स्थान पर एक जिंदा लाश हो। दयाराम ने उसे पुकारा और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गया। वह मशीनी अंदाज में मोटरसाइकिल पर बैठ गई। दयाराम के तीनों बच्चे सगी मौसी को माँ के रूप में पाकर बेहद खुशी थे। वह अपने लंबे चौड़े घर में अकेला ही रहता था। शारदा के मरने के बाद उसने एक नौकर रख लिया था जो उसके तीनों बच्चों और गाय बकरी आदि पशुओं की देखभाल करता था। उसका यह पुश्तैनी मकान काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ था, जिसमें बड़े बड़े 22 कमरे थे। इसके अतिरिक्त बाहर गली पार करके पशुओं के लिए एक अहाता था और 12 कमरों का एक स्कूल बना हुआ था जो अब बंद था, लेकिन दयाराम की संपत्ति थी। उसके एकदम बगल वाला घर किसी व्यवसायी का था जिसे वह गोदाम के रूप में इस्तेमाल करता था और इसमें कोई रहता नहीं था। इसी तरह दूसरी साइड में भी लगभग 800 मीटर की जगह खाली पड़ी थी। कुल मिलाकर दयाराम की यह विशाल हवेली आबादी के लिहाज से लगभग अकेली ही थी। कुसुम के बाद के घर में पहली बार पैर रखते ही एक अजीब सा रहस्यमय वातावरण सृजित हो गया, जिस पर अनजाने में ही दयाराम का ध्यान नहीं गया। उस रात ही पहली बार दयाराम ने जब कुसुम से संभोग किया तो उसे कुसुम में एक अजीब सी और अनजानी ताकत का एहसास हुआ और पहले ही सहवास में शर्माने के बजाय कुछ हद तक निर्लज्ज सा व्यवहार कर रही थी। 2-3 बार तो उसने दयाराम को वहशी की तरह लगभग दबोच ही लिया था। दयाराम ने सोचा कुसुम साली होने के नाते खुली हुई है और अपनी ताकत दिखा रही थी तथा एक लंबे समय के बाद पुरुष का संसर्ग हासिल होने से ही अब मर्यादाहीन हो रही है। अतः उसे कुछ अजीब सा तो लगा, पर तत्काल ही कोई बात उसकी समझ में नहीं आई। लेकिन अगली सुबह तक सब कुछ सामान्य हो चला था। कुसुम ने बड़ी दक्षता से संभाल लिया था और चुहलबाजी करती हुई एक नई पत्नी की तरह व्यवहार कर रही थी। दयाराम ने राहत की सांस ली। उसकी उजड़ी गृहस्थी फिर से बस चुकी थी। वह ज़्यादातर दिन भर घर से बाहर खेतों में ही रहता था, इसलिए अगले 2.5 साल तक वह अपने घर में फैल चुके मायाजाल को नहीं जान सका था। हालांकि उसे कुछ न कुछ ऐसा अवश्य था जो अजीब लगता था, पर वो कुछ क्या था यह समझ से बाहर था। इन 2.5 सालों में कुसुम के 2 बच्चे हुए जो 3-4 महीने की अवस्था होते ही रहस्यमयी तरीके से मर गए। कुसुम का व्यवहार भी अजीब था। इसका जिक्र उसके दोनों बड़े बच्चों ने और उसके नौकर रूपताल ने किया था। बच्चों के स्कूल जाते ही घर अकेला होते ही वह एकदम नंगी हो जाती थी और ज़्यादातर नंगी ही रहती थी। उसे पानी के संपर्क में रहना बहुत अच्छा लगता था। गर्मियों में वह 4 बार तक और सर्दियों में 2 बार नहाती थी। दयाराम उससे संभोग करे या ना करे, वह रात में निर्वस्त्र ही रहती थी। दयाराम के पूछने पर उसने कहा कि कपड़ों में वह घुटन महसूस करती है। एक अजीब बात जिसने दयाराम को सबसे ज़्यादा चौंकाया वह यह था कि उसने कभी अपने जाए बच्चों को स्तनपान नहीं कराया। इसका कारण उसने यह बताया कि उसकी छातियों से दूध नहीं उतरता। फिर रूपलाल के इशारा करने पर दयाराम ने गौर किया कि वह कभी पलक नहीं झपकाती थी, अर्थात उसकी आंखें किसी पत्थर की मूर्ति की तरह अपलक ही रहती थी, हमेशा खुली रहती थी। रूपलाल ने यह भी बताया कि कभी वह गलती से उसकी नंगी हालत में घर आ गया तो भी उसने कपड़े पहनने या कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। रूपलाल बाहर स्कूल में रहता था, इसलिए काम पड़ने पर ही घर में आता जाता था। 2.5 साल बाद इस तरह के अजीब अजीब समाचार सुनकर दयाराम मानो सोते से जागा। जिन बातों को वह अब नज़रअंदाज कर रहा था उनके पीछे कोई खतरनाक रहस्य छिपा है। यानी इस पानी सिर से ऊपर जा रहा था। तब वह अपने बच्चों की खातिर बेहद चिंतित हो उठा। जाने क्यों उसे अपनी ये हवेली बेहद खतरनाक और रहस्यमय लगने लगी और उसे एक अदृश्य मायाजाल का एहसास होने लगा। यही सोच विचार करते हुए उसने आगे से घर में अधिक समय बिताने का निश्चय किया। और तब उसने 2 स्पष्ट प्रमाण देखे। पहला, जब वह बाथरूम के शीशे के सामने सेव कर रहा था, कुसुम उसके ठीक पीछे आकर उससे एकदम सट कर खड़ी हो गई। उसके पुष्ट रोज दयाराम की पीठ से सटे हुए थे और उनके दोनों हाथ दयाराम के अंग को खोज रहे थे, पर
पर शीशे में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था, जो कि उस बड़े आकार के शीशे में निश्चित होना चाहिए था। उस समय दयाराम इस रहस्य को अपने दिल में छुपा गया और उसने कुसुम से कुछ नहीं कहा। लेकिन अब वह कुसुम से मन ही मन भयभीत रहने लगा। खास तौर पर वह अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए चिंतित हो उठा। और फिर दूसरा प्रमाण भी उसे जल्दी ही मिल गया। वह दोपहर के समय छत पर था जब सुमन सूखे कपड़े उतारने छत पर आई। दयाराम और कुसुम एक ही स्थिति में खड़े थे, लेकिन सूर्य की रोशनी में छाया सिर्फ दयाराम की बन रही थी। कुसुम किसी भी कोण से खड़ी हो, उसकी छाया नहीं बन रही थी। उफ! दयाराम के पूरे शरीर में अज्ञात भय की तेज सिहरन होसी हुई और उसके जैसी जिगर वाला भी कांप उठा। भूतनी? कुसुम तो औरत के रूप में प्रेत थी। इसका मतलब वह अब तक एक प्रेतनी के साथ रह रहा था। कुसुम नीचे चली गई तो दयाराम कुसुम के साथ गुजारे अपने ज़िंदगी के क्षणों में वह रहस्य खोजने की कोशिश करने लगा। जब जब उसने कुसुम में कोई अजीब बात देखी हो, एक हिसाब से सभी बातें अजीब थी, लेकिन उन्हें किसी औरत का विशेष स्वभाव मानो तो कुछ भी अजीब नहीं था। हे भगवान! उसने असमंजस में माथा रगड़ा। तेरे खेल कितने अजीब हैं, तेरे खेल कितने न्यारे हैं। इसको भला तेरे अलावा कौन समझ सकता है। धीरे धीरे रात के 12 बज गए। दयाराम की बात सच थी। प्रसून को अपनी कहानी सुनाते सुनाते वह अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था और लगभग भूल ही गया था कि वह किस उद्देश्य से आया था। अब वह बार बार चरस की भरी सिगरेट में नहीं पी रहा था। रिवॉल्वर की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं था। वे शायद 4 सालों से उसके मन में भरा हुआ गुबार निकालने से हुआ था। ठंडी रात और खुला आसमान भी उसको राहत पहुंचा रहे थे। उसकी आधी कहानी तो प्रसून की समझ में आ रही थी, पर आधी को लेकर वह अभी भी उलझन में था। भूतिया किस्सों में चित्र विचित्र घटनाओं का होना कोई मायने नहीं रखता, पर एक सामान्य आदमी के लिए वह एक अद्भुत तिलिस्म से कम नहीं होता। वास्तव में एक तिलिस्म ही तो है, एक मायाजाल। पर ये भी एक मायाजाल ही था, एक प्रेतनी का मायाजाल। फिर प्रसून ने उत्सुकता से पूछा, उसके बाद तुमने क्या किया? जब तुम्हें यह पता चला कि बीबी के नाम पर तुम्हारे साथ रह रही औरत कुसुम नहीं बल्कि एक प्रेत है, फिर मैं क्या करता? वो अजीब से भाव से बोला, मैं तो अभी ये ही तय नहीं कर पाया था कि वो कौन है और उसका रहस्य क्या है। कुसुम चली गई। ये कहना भी बेवकूफ़ी था, क्योंकि थी तो कुसुम के शरीर में ही। आखिर वो प्रेतनी कौन थी, क्या चाहती थी? प्रसून जी, ये अनेकों प्रश्न मेरे सामने थे, पर इनका जवाब कौन देता? कहाँ से लाता मैं इनका जवाब? पर नहीं, शायद ये बात गलत है। हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। वो अगर दर्द देता है तो दवा भी देता है, वो अगर मुसीबत भेजता है तो हल भी भेजता है। और फिर एक दिन दवा आई। कुसुम के प्रेत होने के 2 प्रमाण मिल जाने के बाद एक दिन सुबह 10 बजे दयाराम अपने बंद स्कूल के सामने बरगद के पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर बैठा था। अब उसके दिमाग में यही द्वंद्व चल रहा था कि इस नई स्थिति में क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। वो अपनी समस्या को लेकर 3 अलग अलग तांत्रिकों से भी कुसुम से छिप कर मिल चुका था। उन्होंने कुछ गंडा ताबीज़ बना दिए थे और कुछ उपाय भी बताए थे कि कुसुम के ऊपर सोते में या यह बभूत छिड़क देना, प्रसाद के बहाने पेड़े में उसको या खिला देना, विशेष लौंग खिला देना या अगरबत्ती लगा देना। अलग अलग चीज़ें उन्होंने बता के रखी थी, बट उस उपायों से कोई लाभ नहीं हुआ। तो दयाराम और चिंतित और नौकर जो रूपलाल के बताए अनुसार हनुमान जी की विशेष पूजा भी करने लगा। मानसिक स्थिति में कुछ शांति तो महसूस करता, पर कुसुम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब मानो एक दिन भगवान ने उसकी सुनी। कुर्सी पर बैठा हुआ दयाराम उस समय चौंका जब गली से गुजरता हुआ एक जटाधारी बाबा उसकी हवेली के सामने रुक गया और बड़े चकित भाव से उसकी हवेली को ऊपर से नीचे तक बार बार देखने लगा। दयाराम ने उसके रोकने टोकने का कोई यत्न नहीं किया। वह बेहद दिलचस्पी से जटाधारी साधु की हरकतों को देख रहा था। जटाधारी साधु ने थैले में से कुछ बीज निकाले और एक बार गली में इधर उधर देखा। दयाराम शीघ्रता से बरगद के मोटे तने के पीछे छुप गया कि ये बाबा क्या करने वाला है। गली को एकदम सूना पका जटाधारी साधु ने उन बीजों को
मुट्ठी बांधकर मंत्र सा पढ़ते हुए फूंका और हवेली के गेट की तरफ उछाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से 1 मिनट के अंदर ही कुसुम हवेली के गेट से बाहर आकर खड़ी हो गई। उस प्रेतनी की आंखें किसी छोटे तेज बल्ब के समान चमक रही थी। उसके ब्लाउज के सभी हुक खुले हुए थे और ब्रा तो पहनती ही नहीं थी। वह जलती हुई आंखों से जटाधारी को घूर रही थी। फिर दयाराम ने सुना, जटाधारी कह रहा था, तो तू है पूरा अड्डा है प्रेतों का, एक उल्टा तेरा आदमी कहाँ है? कुसुम ने दरवाज़ा फड़ाक से ऐसे बंद किया मानो जटाधारी के मुंह पे मारा हो। जटाधारी हो करके हंसने लगा और कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ गया। उसके थोड़ा आगे बढ़ते ही दयाराम बरगद के पीछे से निकलकर दौड़ते हुए जटाधारी के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने बताया कि वही उस हवेली का मालिक है और फिर संक्षिप्त में बात बताने के बाद वह जटाधारी को स्कूल के अंदर ले गया। यहाँ कुसुम कभी नहीं आती थी, फिर भी सावधानी बरतते हुए उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रहस्यमय जटाधारी साधु कुर्सी पर बैठ गया और स्कूल में नज़र घुमाने लगा। दयाराम आगे की बात कुसुम का रहस्य जानने के लिए बेचैन था। उसने जटाधारी को पूरी बात शुरू से आखिरी तक बताई और फिर हाथ जोड़कर बोला, महाराज ये सब क्या घनचक्कर है, मैं तो तंग आ गया हूँ। जटाधारी मध्यम स्तर का तांत्रिक था और सबसे अच्छी बात थी कि वह स्वभाव का एकदम सच्चा था। वह फर्रुखाबाद के निकट कहीं कायमगंज नामक स्थान का रहने वाला था और इस वक्त चंबल के बीहड़ों में काली नदी के किनारे एक गुप्त स्थान पर साधना कर रहा था और बाबा मूलचंद के नाम से जाना जाता था। वह बस्ती में बहुत कम आता जाता था। उसने दयाराम को बताई कि हवेली में 3 प्रेत रहते हैं जो कुसुम पर आवेशित रहते हैं, लेकिन लगभग 3 साल से तीनों प्रेतों से आवेशित वह औरत कैसे जिंदा है यह उसके लिए भी हैरत की बात थी। उन प्रेतों से उसको बचाना उसके लिए संभव ना था। उसकी तांत्रिक शक्ति अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची थी। यह काम उसके गुरु कर सकते थे, पर उसके गुरु उससे आसाम जाने को कह कर गए थे और तब से उनका कोई पता नहीं था। ये भी निश्चित नहीं था कि वह कब लौटेंगे। लेकिन फिर उसे तत्काल ही 5 अभिमंत्रित ताबीज़ भरे, जो उसके 3 बच्चों के लिए, एक उसके लिए और एक रूपलाल के लिए था। इन ताबीज़ों से प्रेत उन लोगों का कोई विशेष अहित नहीं कर सकते थे। यह बात बाद में सच साबित हुई। उसने कुछ और उपाय, कुछ और ज़रूरी बातें दयाराम को बताई और वहाँ से विदा हो गया। जटाधारी बाबा से एक तरह से उसे कोई राहत नहीं मिली थी, पर एक तरह से बहुत कुछ मिला था। उसकी समस्या ज्यों की त्यों मौजूद थी, पर वह और उसके बच्चे प्रेत के प्रभाव से रक्षित हो गए थे। यह बहुत बड़ी बात थी। जटाधारी उसका और कुछ भला भले ही ना कर सका हो, पर उसे एक विशेष कवच बना कर दे दिया, जिसके होते कोई भी बड़ी सी बड़ी प्रेत शक्ति ना उसको डरा सकती थी और ना ही हमला कर सकती थी। जब प्रसून को उसकी निडरता के स्थान पर होने और प्रेतों से लड़ने का हौसला का राज पता चल गया, ये बात किसी हद तक तो सच थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। मूलचंद बाबा शायद उसको ये सावधान करना भूल गए कि ये कवच बस्ती जैसे स्थानों पर ही कारगर होती है। प्रेतों के क्षेत्र में पहुंचकर अछूत जगह की वजह से कवच की शक्ति मामूली रह जाती है और किसी गलती के हो जाने पर कवच खंडित हो सकता है और ऐसी हालत में दयाराम की मौत भी हो सकती थी। पर किसी उलझी हुई समस्या से लगातार परेशान आदमी का दिमाग प्रतिशोध की अवस्था में पहुंच जाता है और वह मरने मारने पर उतारू हो जाता है। पर यह कैसा प्रतिशोध था, किससे था, या ठीक से उसकी समझ में अभी भी नहीं आया रहा। अदृश्य और अज्ञात की इस लड़ाई को लड़ते हुए दयाराम को कुसुम की शादी के बाद के 3 साल गुजर गए। तब कुसुम की आदतों में नए बदलाव होने लगे। वह साधारण औरत से मदमस्त औरत में बदल गई। दयाराम ने कभी जिक्र नहीं किया था कि वह जानना है कि वो औरत न होकर एक प्रेतनी है। इस तरह के जिक्र से उसे क्या लाभ होना था, और 2.5 साल के बाद तो वह स्वयं इस हकीकत से ठीक से वाकिफ़ ही हुआ था। अगले 6 महीने तक उसने समाधान खोजने और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसी कसमें गुजार दिए, और अब अपनी एक रिश्ते की ताई के सुझाव अनुसार कुसुम को किसी तरह से बालाजी ले जाने की फिराक में था। कहते हैं
न ऊँट ऊँट खो जाता है तो परेशान आदमी आपको घोड़े में भी खोजने की कोशिश करता है, लेकिन दयाराम उसको बालाजी ले जा पाए उससे पहले ही वह एक मदमस्त हस्तिनी औरत की भांति बेकाबू उठी। काम वासना को लेकर उसमें ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ और वह हर वक्त कामातुर सी रहने लगी। रात में सोते हुए दयाराम को जबरन ही उठा लेती और बलपूर्वक संभोग का आदेश सा देती। हैरत की बात यह भी थी कि उस वक्त उसके आदेश में जाने क्या सम्मोहन होता कि दयाराम उसका आदेश पालन करने पर विवश हो जाता और इस तरह वह एक एक रात में 4-4 तवार तक संभोग करते थे। दूसरी बात यह हुई कि अच्छे खाने पीने से बना दयाराम का हट्टा कट्टा शरीर तेज़ी से कमज़ोर होने लगा और वह भी धीरे धीरे प्रेत भाव से आवेशित हो रहा था। लेकिन मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। कुसुम एक और नया खेल भी खेलने लगी। वह अक्सर रात को 11-12 बजे उठती और दरवाज़ा खोलकर अहाता पार करते हुए दूसरे गली में छलांग लगा कर कूद जाती और गली के आगे उस रास्ते पर तेज़ी से दौड़ लगा देती जहाँ मियाँ भीका नाम का कब्रिस्तान था। यह बात दयाराम को उस दिन पता चली जब रात में कुसुम अपने बिस्तर से गायब थी। उसने चारों तरफ देखा पर उसका कोई पता नहीं चला। बेचैनी से सिगरेट फूंकता हुआ वह उसके लौटने का इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार करने के अलावा वह कर भी क्या सकता था। उस रात कुसुम 3:30 बजे लौटी और चुपचाप लेटकर सो गई। दयाराम के लिए ये नया टेंशन था। कुसुम आखिर रात को कहाँ जाती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी अजीब हालातों में से उसे क्या करना चाहिए। उपाय पूछे तो किससे पूछें और इसका उपाय भला क्या हो सकता था। आखिर में उसने कुसुम का पीछा करने का निश्चय किया और इस खेल को ख़त्म करने का निश्चय किया। उसने बरसों से बेकार रखा रिवॉल्वर निकाल कर चेक किया और गोलियां डालकर फायर आदि करके संतुष्ट हो गया। अब उसे इस बात का इंतज़ार था कि कुसुम रात में किसी सुनसान स्थान पर पहुंचे जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दे और लाश ठिकाने लगा दे। उफ, पागलपन में आदमी पता नहीं क्या सोचता है। जो भी हो, वह उस औरत से तंग आ चुका था। या प्रेतनी हो या कुसुम हो या कोई भी हो, अब हर हालत में उससे छुटकारा पाना था, तभी वह चैन की ज़िंदगी जी सकता था। आखिर उसने कुसुम की हत्या का पक्का निश्चय कर लिया। रात और अधिक गहरी चली गई। उसने कहानी सुनाते सुनाते दयाराम भावुक हो उठा। जिंदगी की अजीब और रहस्यमय परिस्थितियों ने इस धनी संपन्न और जीवट इंसान को लगभग तोड़ कर रख दिया था। वह अपने मासूम बच्चों का मुंह देखकर हार जाता था, वरना तो वह गोली मार कर कब का इस भूतनी का खेल खत्म कर चुका था। पर उसके सामने और भी सवाल थे। फिर वह अपने सास को क्या बताता, समाज को क्या बताता। दूसरे उसे खुद यह रहस्य मारे डाल रहे थे कि अच्छी भली कुसुम आखिर प्रेत कैसे बन गई। वह अब अपनी ससुराल जाता था तो एक सामान्य औरत की तरह व्यवहार करती। उससे जीजा जीजा कहकर खूब हंसी मजाक करती। उस समय उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। पहली विदा के समय बगिया में जो अजीब स्वप्न सा उसने देखा था, उसका क्या रहस्य था। ये कुछ ऐसे सवाल थे जो उसे जीने पर मजबूर कर रहे थे, लड़ने पर मजबूर कर रहे थे, वरना तो ऐसी ज़िंदगी से वह अब मर जाना ही चाहता था। इस प्रेतनी का उद्देश्य क्या था और ये कौन थी, इसका सवाल हम पार्ट 3 में पता लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।